हमारे चैनल में फिर से स्वागत है। आज हम 2024 के बांग्लादेश के चल रहे विरोधों के केंद्र में जाएंगे और प्रधानमंत्री शेख हसीना की वर्तमान राजनीतिक स्थिति में भूमिका पर ध्यान देंगे। असंतोष की जड़ों से लेकर सरकार की प्रतिक्रिया और अंतर्राष्ट्रीय प्रतिक्रियाओं तक हम सब कुछ कवर करेंगे। बने रहें जैसे हम इस जटिल स्थिति को तोड़ते हैं और बांग्लादेश के भविष्य की संभावनाओं की जांच करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। बांग्लादेश की संकटग्रस्त प्रधानमंत्री शेख हसीना 5 अगस्त 2024 को देश छोड़कर भाग गईं, जब कई हफ्तों से चल रहे विरोध प्रदर्शनों के परिणामस्वरूप बड़ी संख्या में लोगों की मौत हो चुकी थी। उनका प्रस्थान एक महत्वपूर्ण क्षण है, लेकिन इससे दक्षिण एशियाई राष्ट्र में एक सत्ता का शून्य उत्पन्न हुआ है, जिसमें सेना कम से कम फिलहाल के लिए हस्तक्षेप कर चुकी है। इस संकट की जड़ों को समझने और आगे क्या हो सकता है, इसे जानने के लिए द कॉन्वर्सेशन ने अमेरिकी विश्वविद्यालय के स्कूल ऑफ इंटरनेशनल सर्विस की बांग्लादेशी राजनीति की विशेषज्ञ तजरीना सज्जाद से बात की। बांग्लादेश में प्रदर्शनों की शुरुआत कैसे हुई? ये विरोध लंबे समय से चल रहे असंतोष से उपजे हैं, जो एक कोटा प्रणाली के कारण था, जिसमें बांग्लादेश में 56% सरकारी पद विभिन्न समूहों के लिए आरक्षित थे, जिसमें 30% स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के वंशजों के लिए था, जिन्होंने 1971 के स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया था। यह कोटा प्रणाली देश के बड़े युवा वर्ग के लिए अत्यधिक प्रतिष्ठित सिविल सेवा पदों के लिए एक बड़ा बाधक साबित हुई, जिनमें से कई बेरोजगार हैं। यह विवादास्पद भी हो गई थी क्योंकि इन कोटा नौकरियों में से कई सत्ताधारी अवामी लीग पार्टी के समर्थकों को मिलती थी। इस मुद्दे पर पहले के छात्र आंदोलन के भारी दबाव में हसीना ने 2018 में पूरी कोटा प्रणाली को समाप्त कर दिया था। लेकिन जून 2024 में देश के उच्च न्यायालय ने इस कदम को अवैध घोषित कर दिया, जिससे देश भर में विरोध प्रदर्शनों की एक नई लहर शुरू हो गई। फिर जुलाई में बांग्लादेश के सार्वजनिक विश्वविद्यालयों में संकाय और छात्रों द्वारा नए पेंशन सुधारों के खिलाफ कई हड़तालें हुईं, जो लागू होने पर वेतन कटौती का कारण बन सकती थी। शुरुआत में प्रदर्शन शांतिपूर्ण थे, लेकिन हसीना के एक भड़काऊ भाषण ने, जिसमें उन्होंने छात्रों को राजाकार कहा, जो बांग्लादेश के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान पाकिस्तान समर्थक सहयोगियों के लिए उपयोग किया जाने वाला शब्द है, तनाव को और बढ़ा दिया। अवामी लीग की सशस्त्र शाखा बांग्लादेश छात्र लीग ने पुलिस के समर्थन से छात्रों पर आंसू गैस और जीवित गोलियों से हमला करना शुरू कर दिया। रैपिड एक्शन बटालियन, एक विवादास्पद अर्धसैनिक समूह जिसे गैर न्यायिक हत्याओं, यातना और जबरन गायब होने के लिए जाना जाता है, को भी तैनात किया गया। जब पहले मारे गए छात्रों में से एक अबू सईद नामक विश्वविद्यालय के छात्र का वीडियो ऑनलाइन प्रसारित हुआ, तो और अधिक लोग प्रदर्शनों में शामिल हो गए, जिससे पुलिस और सशस्त्र समूहों द्वारा हिंसक दमन और बढ़ गया। अनुमान लगाया जाता है कि प्रदर्शनों में लगभग 266 लोग, जिनमें ज्यादातर छात्र थे, मारे गए, जिसमें कम से कम 32 बच्चे भी शामिल थे। सरकार ने स्कूलों और विश्वविद्यालयों को बंद कर दिया, कर्फ्यू लगा दिया और इंटरनेट और दूरसंचार काट दिया। इस बीच छात्र नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया और उनके मांगों की सूची वापस लेने के लिए मजबूर किया गया। लेकिन इससे केवल एक संपूर्ण असहयोग आंदोलन की घोषणा हुई और हसीना के तत्काल इस्तीफे की मांग करने वाले प्रदर्शनकारियों का एक बड़ा विद्रोह हुआ। जब हजारों प्रदर्शनकारी कर्फ्यू की अवहेलना करते हुए ढाका की ओर मार्च करने के लिए इकट्ठे हुए, तो प्रधानमंत्री ने इस्तीफा दे दिया और देश छोड़ दिया। क्या राजनीतिक अशांति का एक व्यापक संदर्भ है? बिल्कुल। हालांकि ध्यान मुख्य रूप से कोटा विरोधों पर केंद्रित था, लेकिन सरकार के खिलाफ शिकायतों की एक लंबी सूची थी। हसीना के शासन के तहत बांग्लादेश ने जीडीपी में वृद्धि देखी है, लेकिन यह कई बांग्लादेशियों के लिए आर्थिक समृद्धि में तब्दील नहीं हुई है। अवसरों की कमी, युवाओं में उच्च बेरोजगारी दर और बढ़ती मुद्रास्फीति तनाव के लगातार स्रोत रहे हैं। इस बीच अवामी लीग द्वारा भ्रष्टाचार, मनी लॉन्ड्रिंग, रिश्वतखोरी और भाई भतीजावाद के मामलों पर शून्य सहिष्णुता नीति अपनाने का दावा करने के बावजूद सरकार के मंत्रियों को घोटालों ने घेरा हुआ है। और 2008 में अपनी प्रचंड जीत के बाद से अवामी लीग ने देश के लोकतंत्र को कमजोर किया है। उदाहरण के लिए
2011 में सरकार ने एक ऐसी व्यवस्था को समाप्त कर दिया जो चुनावों के आयोजन और सत्ता के हस्तांतरण की निगरानी के लिए 90 दिवसीय तकनीकी विशेषज्ञों की देखभाल करने वाली प्रशासन को अनुमति देती थी। विरोध को दबाने का भी विस्तार हुआ है। कार्यकर्ताओं, विपक्षी नेताओं और मानवाधिकार रक्षकों का उत्पीड़न और हिरासत में लेना अधिक आम हो गया है। इस बीच सरकार की आलोचना, जिसमें व्यंग्य और सोशल मीडिया पोस्ट शामिल हैं, का अपराधीकरण किया गया है। तो यही था हमारे 2024 के बांग्लादेश के विरोधों और शेख हसीना की संलिप्तता पर एक नज़र। जैसे जैसे स्थिति विकसित होती है, देश के भविष्य पर प्रभाव देखना बाकी है। आपके इस स्थिति के बारे में क्या विचार हैं? नीचे टिप्पणियों में अपने विचार साझा करें और यदि आपको यह वीडियो जानकारीपूर्ण लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आप वैश्विक मामलों पर और अपडेट्स प्राप्त कर सकें। देखने के लिए धन्यवाद और अगली बार मिलते हैं।